मनी मास्टर द गेम, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। तो इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल है। पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? सोचिए, कुछ लोगों के लिए शायद ये एक टूल है, जो उन्हें चाहिए उसे हासिल करने का जरिया पैसा है, और कुछ लोगों के लिए पैसा पावर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी फैमिली, सेल्फ वर्थ या इंटेग्रिटी सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अजी पैसा तो मोह माया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे कुछ नंबर्स है, जबकि कुछ लोगों के लिए पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो उन्हें फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है, उन्हें जिंदा होने का एहसास दिलाता है। पैसा आपके लिए चाहे जो भी मायने रखता हो, पर एक चीज तो पक्की है कि आपको मनी को मास्टर करना होगा, वरना मनी मास्टर बन जाएगा। या तो पैसे को यूज करो या पैसा आपको यूज करने लगेगा। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मनी एक गेम है, क्योंकि ऐसे कई फाइनेंशियल मास्टर्स हैं जिन्होंने मनी को कंट्रोल किया है। जॉन सी बॉगल, वॉरेन बफे और रे डेलियो ने कई बिलियन कमाए क्योंकि वो मनी मास्टर थे। उनके जैसे ही आप भी शतरंज का मोहरा बनने की बजाय शतरंज के गेम के मास्टर बन सकते हैं। इस समरी से आप सीखेंगे कि फ्रीडम फाइनेंशियल कैसे अचीव की जाए, यानी आपके पास इतना पैसा हो कि पूरी लाइफ काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आपको अपनी फैमिली के इलाज, पढ़ाई और शादी की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी हर जरूरत को इजीली पूरा कर पाएंगे। और ये सब सुनने में एकदम सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच हो सकता है। और ये समरी इसमें आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि ऐसा बाकी सारे लोगों ने किया है। उन्होंने किया है तो आप और हम तो कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं इस चैप्टर से। अपनी लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन को लीजिए। मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके पेरेंट्स शायद आपको यही बोलते होंगे कि बहुत सारी मेहनत करो ताकि अच्छी जॉब मिल सके। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे और आपके बैंक अकाउंट में भी खूब सारा पैसा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि कई सालों तक रेगुलर सैलरी मिलने के बाद भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। सालों तक जॉब करने के बाद भी कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तब होता है जब आप बिना इंटरेस्ट लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने देते हैं। इससे हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जमा होता रहता है। कंपाउंडिंग से आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दो जुड़वा भाई थे। विलियम ने 20 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। हर साल वो अपनी सैलरी से पैसे बचाकर रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करता था। उसके अकाउंट में करीब $4000 तक सेव हो चुके थे। 40 साल तक की एज तक उसने लगातार पैसे सेव किए। उसने अब फंड्स जमा करने छोड़ दिए थे, लेकिन अब भी उसकी इन्वेस्टमेंट सालाना 10% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। वहीं उसके भाई जेम्स ने 40 का होने पर इन्वेस्टिंग शुरू की। उसने भी 10% के हिसाब से साल के $4000 इन्वेस्ट किए। अब विलियम और जेम्स दोनों 65 साल के हैं, यानी कि 65 के। विलियम ने टोटल $80,000 इन्वेस्ट कर लिए हैं, यानी 20 से लेकर 40 की उम्र तक $4000 हर साल। और जेम्स ने टोटल $1,00,000 इन्वेस्ट किए, यानी 40 से 65 की एज तक $4000 हर साल। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा अमीर है? किसने अपनी फैमिली और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अर्न की है, विलियम ने या जेम्स ने? अपने 65वें बर्थडे पर जेम्स के पास टोटल $40,000 थे, जबकि विलियम के पास $2.5 मिलियन थे। तो ये सही है, विलियम ने अपनी इन्वेस्टमेंट से 600% यानी कि 600% पैसा ज्यादा कमाया। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो आइए इसे समझते हैं। पहले साल में विलियम के $4,000 इंटू 10%, सेकेंड ईयर में $8,000 इंटू 10% हो गए। विलियम ने 40 की एज में फंडिंग छोड़ दी थी, फिर भी उसका पैसा 10% की रेट से एनुअली ग्रो कर रहा था। तो इसे कंपाउंडिंग की पावर बोलते हैं। इस कहानी से लेसन मिलता है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। विलियम को अर्ली एज में ही इन्वेस्टिंग करने की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। दूसरी बात, उसने कभी भी इंटरेस्ट के पैसे यूज नहीं किए, चाहे उसे कितनी भी जरूरत थी। और तीसरी चीज ये कि पूरे 2 डेकेड्स तक वो हर साल $4,000 यानी कि $4000 जमा करता रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि समरी के बारे में जानने के बाद आप भी अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। पर कंपाउंडिंग को हमेशा याद रखिएगा, अपने इंटरेस्ट के पैसे कभी भी खर्च मत करना। फाइनेंशियल मास्टर बनने का जो पहला स्टेप है वो यही है कि अपने पैसों को ग्रो करने दीजिए। जब आप सोते हो
आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ता है। बहुत ही कमाल की लाइन है। और इसी लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है कि गेम में एंटर करने से पहले रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। तो आइए इसे समझते हैं। अब शायद आपका सवाल होगा कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या आपको ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स आपका पैसा हड़पने को तैयार बैठे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है, आपको एक बड़ी ब्रोकेज फर्म का पता चलता है जो आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपसे फीस लेगी। आपका पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब टेंशन ब्रोकेज कंपनी की होगी। आइडिया अच्छा है ना? लेकिन असली बात कुछ और है। आप अपना 100% पैसा देंगे और बदले में आपको 100% रिस्क भी मिलेगा। ऊपर से आपका ब्रोकर आपके पैसे का 60% हिस्सा अपनी फीस के तौर पर काट लेगा, क्योंकि उसे तो अपनी फीस से मतलब है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ब्रोकर की फीस तो देनी ही पड़ेगी। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 90% अमेरिकन्स को इसी शर्त पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। उनके ब्रोकर्स उनकी लाइफ इन्वेस्टमेंट का 60% से भी ज्यादा पैसा हड़प लेते हैं। पूरी दुनिया में करीब $13 ट्रिलियन पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है। तो जरा सोचिए कि इसमें से कितना पैसा ब्रोकर्स की जेब में जाता होगा। क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकर्स की मनमानी सहते हैं? तो इसका सिंपल जवाब है मार्केटिंग। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने इन सारी इन्वेस्टमेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट को इतना मुश्किल बना रखा है कि कॉमन आदमी इन बातों को समझ ही नहीं पाता है और उसे मजबूरी में ब्रोकर्स की सर्विसेज लेनी ही पड़ती है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर के टॉप पर होती है। ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि अपने घरों में बैठे पोटेंशियल बायर्स इसे सुनकर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं और लास्ट में प्रॉफिट सिर्फ ब्रोकर्स और ब्रोकेज फर्म वालों को होता है। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है, जिसमें लियोनार्डो हीरो थे? इस मूवी से शायद आपको कुछ आइडिया मिले। इस मूवी में दिखाया गया है कि लियोनार्डो और उनके ब्रोकर फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स के पैसे पर ऐश करते हैं। ये लोग पार्टीज देते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं और मजे करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए? तो जवाब ये है कि आप खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। आप ट्रेड के बारे में सीख सकते हैं, इस बारे में किताबें पढ़ सकते हैं और वॉरेन बुफे और रे डालियो की तरह मनी मास्टर्स भी बन सकते हैं। लेकिन इस गेम को ज्वाइन करने से पहले इसके कुछ नियम हैं जिन्हें सीख लेना बहुत जरूरी है। तो पहला रूल है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। एक स्टॉक इंडेक्स को बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी बोलते हैं। S&P 500 इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल है। इसमें यूएस की 500 लीडिंग कंपनीज की लिस्ट है जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चूज किया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन जैसी कंपनीज भी शामिल है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से इन टॉप 500 कंपनीज में आपका भी शेयर बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडेक्स फंड आपका बेस्ट ऑप्शन क्यों है? तो इसका जवाब ये है, पहला, क्योंकि ये कंपनीज रातों रात बैंकरप्ट नहीं होने वाली, इनका दिवाला नहीं निकलने वाला। दूसरी बात ये है कि इसमें रिस्क कम है और धीरे धीरे रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरी बात है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर की सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि S&P पहले से ही आपके लिए बेस्ट चूज कर लेता है। इसी के साथ आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आपके सपनों की कीमत क्या है इस बारे में, यानी कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सारे सपने पूरे करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? शायद $1 मिलियन, $10 मिलियन या फिर $100 मिलियन। इस चैप्टर में आगे आप जानेंगे कि अपने सपनों की लाइफ जीने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपने एक सेमिनार में लोगों से पूछा कि उन्हें खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो वहाँ एक 20 साल के लड़के ने हाथ उठाकर कहा कि $1 बिलियन। उसका जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये $1 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन टोनी रॉबिन्स ने उस लड़के को ये रियलाइज करवाया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना वो सोच रहा है उतने पैसे नहीं लगेंगे। अगर तुम्हें $1 बिलियन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? टोनी ने उससे पूछा। उस लड़के ने कहा कि वो एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट लेगा, न्यूयॉर्क में घर लेगा और बिजनेस मीटिंग के लिए लॉस एंजलिस और वेकेशन के लिए बहामास जाएगा। उस लड़के ने ये भी बोला कि वो साल भर में 12 फ्लाइट्स तो लेगा ही लेगा। टोनी रॉबिन्स ने उस लड़के के साथ मिलकर के थोड़ी रिसर्च की
एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट का प्राइस $65 मिलियन पड़ेगा और सेकंड हैंड जेट का प्राइस $10 मिलियन। ये तो सिर्फ जेट का प्राइस था, इसके अलावा मेंटेनेंस, फ्यूल और क्रू का खर्चा अलग था। लेकिन अगर वो लड़का प्राइवेट जेट खरीदने के बजाय किराए पर लेता है तो उसे सिर्फ $2,500 खर्च करने पड़ेंगे। उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे तो एक मीडियम साइज का जेट उनके लिए काफी रहेगा। और अगर वो 100 घंटे हर साल भी जेट से फ्लाई करता है तो उसे $2,50,000 किराया देना होगा। और अगर उसे प्रीमियम जेट गल्फ स्ट्रीम पसंद हो तो उसका खर्चा $5 लाख होगा। और ये अभी भी एक नया गल्फ स्ट्रीम G560 के मुकाबले काफी सस्ता था। फिर टॉनी ने उससे पूछा कि तुम अपने $1 बिलियन के साथ और क्या करोगे? तो उस लड़के ने कहा कि एक प्राइवेट आइलैंड खरीदूंगा। टॉनी के पास फिजी आइलैंड में खुद का अपना 500 एकड़ का रिजॉर्ट है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो वहाँ पर हर 3 साल में सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही जा पाते हैं। टॉनी ने कहा कि अगर तुम अपने प्राइवेट आइलैंड को फुली एंजॉय करना चाहते हो तो होटल बिजनेस में एंटर मत करो, क्योंकि फिर तुम्हें अपने प्राइवेट बीच में रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों ने कुछ और रिसर्च की तो पता चला कि बहामास में एक आइलैंड $1 लाख में अवेलेबल है और उसे एक रिजॉर्ट बनाने के लिए $40 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बदले अगर वो लड़का नेकर आइलैंड रिजॉर्ट रेंट पर ले ले तो ज्यादा सस्ता पड़ता है, जैसे रिचर्ड ब्रेंसन ने लिया है। इसमें 1 हफ्ते के लिए रुकने का खर्चा सिर्फ $3.5 लाख पड़ेगा और वो अपनी पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकता है। और उनकी सर्विस के लिए 50 लोगों का स्टाफ हर वक्त अवेलेबल रहेगा। अगर वो हर साल 1 हफ्ते के लिए नेकर आइलैंड रेंट पर ले लेता है तो उसे सिर्फ $3.5 मिलियन खर्च करने होंगे। तो इसे अगर हम ऐड करें तो उस लड़के को अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए $10 मिलियन से ज्यादा नहीं चाहिए, जिसमें वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक प्राइवेट जेट से अपने प्राइवेट आइलैंड में जाकर के हॉलिडे एंजॉय कर सकता है। तो ये साबित हो गया कि उस लड़के को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए $1 बिलियन का सिर्फ 1% लगेगा। और अगर वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाए तो डेफिनेटली वो इस फ्रीडम को अचीव कर सकता है। तो इस बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, एसेट एलोकेशन। आइए समझते हैं। तो आपको $10 मिलियन कैसे मिलेंगे? इन्वेस्टिंग का स्मार्ट तरीका क्या है? तो इसका जवाब है एसेट एलोकेशन। इसके पीछे जो एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है वो यही है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। आप कंपाउंडिंग के लिए अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर सकते हो और इस तरीके से गेम में आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको इस गेम में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। अगर सोच समझकर इन्वेस्ट नहीं किया तो सारे पैसे डूब सकते हैं। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में वैरायटी लाता है। इसका सीधा मतलब है अपने सारे अंडे डिफरेंट बास्केट्स में डालना। आप अपने पैसे डिवाइड करके डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स खरीद लीजिए, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं। एसेट एलोकेशन का फायदा ये है कि इसमें रिस्क कम होता है, ये लो कॉस्ट होते हैं और रिटर्न्स भी अच्छा देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उन्हें बॉन्ड्स में ज्यादा ट्रस्ट है या फिर उन्हें स्टॉक्स की ज्यादा नॉलेज है, इसलिए वो या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या बॉन्ड्स में। लेकिन एक बात याद रखिए, इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी टाइप का हो, उतार चढ़ाव सब में आता है। सबसे ज्यादा बिकने वाले स्टॉक्स भी कभी कभी डाउन हो जाते हैं। इसलिए एसेट एलोकेशन करने से अगर एक जगह लॉस भी हो गया तो दूसरी जगह प्रॉफिट जरूर होगा, बजाय इसके कि आप एक साथ सारा पैसा हार जाओ। यहाँ पर हम कुछ कहानियां शेयर कर रहे हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। टॉनी रॉबिन्स के एक दोस्त ने अपना सारा पैसा एप्पल के स्टॉक्स में लगा दिया था। अब क्या इसमें उसकी गलती है? क्योंकि एप्पल अमेरिका का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल स्टॉक है। लेकिन इसके बावजूद वही हुआ जिसका डर था। टॉनी के दोस्त को तब बहुत बड़ा शॉक लगा जब इन्वेस्ट करने के कुछ ही हफ्तों के बाद एप्पल के स्टॉक एकदम से गिर गए थे, क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाया था। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे ही टॉनी की एक दोस्त टेलीविजन एग्जीक्यूटिव थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपना हाई पेइंग जॉब छोड़ करके लॉस एंजलिस का अपना महंगा फ्लैट बेचकर सारे पैसे से व्यूमिंग में एक रेस्टोरेंट खोलेगी। उसने अपना बाकी पैसा जंक बॉन्ड्स और हाई रिस्क स्टॉक्स में लगा दिया। उसे लगा कि अब वो लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियली सिक्योर है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उसके सारे पैसे डूब गए। उसे फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे फ्रीलांसर की जॉब भी करनी पड़ी। अब तो आप समझ गए होंगे कि एसेट एलोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये मनी रूल का एक गेम है। अगर एक ही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप गए, लेकिन अगर आपने डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स या बॉन्ड्स लिए हैं तो आपके पैसे सिक्योर है। यहाँ पर हम 2 इन्वेस्टमेंट बकेट के एग्जाम्पल देंगे जो आप फॉलो कर सकते हो।
पहला है सिक्योरिटी यानी कि पीस ऑफ माइंड बकेट। ये एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जहां पर आपके पैसे पूरे तरीके से सेफ है, हालांकि इसमें ग्रोथ काफी स्लो है। और दूसरा है रिस्क यानी कि ग्रोथ बकेट। इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन फास्ट ग्रोथ है। सिक्योरिटी यानी कि पीस ऑफ माइंड में जो एसेट्स आते हैं वो है, पहला है कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपका सेविंग अकाउंट है, आप इसे इजीली विड्रॉ कर सकते हो और जब चाहे तब खर्च कर सकते हो। चाहे इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लेकिन आप किसी भी इमरजेंसी में अपना पैसा निकाल सकते हो। जैसे कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो सारे बैंक बंद हो गए थे। लोगों को ना तो पैसा उधार मिल रहा था और ना ही कोई अपने स्टॉक्स लिक्विडेट कर पा रहा था। जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था वो भी सेल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए बैंक अकाउंट में कैश होना बहुत जरूरी है। सेकंड है बॉन्ड्स। इसे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। जब आप कोई बॉन्ड्स लेते हो तो आपको कंपनी या गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ता है कि वो आपका पैसा बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, जिसे वो एक स्पेसिफिक डेट तक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। तीसरा है सीडी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस टाइप के एसेट में आप बैंक को पैसे उधार देते हो, बैंक आपका पैसा यूज करता है और एक टाइम के बाद में फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ लौटा देता है। हालांकि ये टाइम डिपॉजिट है, जब तक सीडी डेट ना फिक्स करे आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। चौथा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस तो हम सबको लेना चाहिए, खासकर जब आपकी फैमिली हो। अगर कल को आपको कुछ हुआ तो कम से कम आपकी फैमिली तो सिक्योर रहेगी। तो देखा आपने कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट बकेट आपको सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देती है। आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है लेकिन सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हो जिसे रिस्क लेना पसंद है, जो एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो आप रिस्क यानी कि ग्रोथ बकेट को चूज कर सकते हैं। इस बकेट में हायर रिटर्न्स के साथ हायर रिस्क भी है, आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। रिस्क यानी कि ग्रोथ बकेट में जो एसेट्स आते हैं वो है, पहला है ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF स्टॉक्स का ग्रुप है जैसे कि इंडेक्स या म्यूचुअल फंड्स, लेकिन फर्क इतना है कि एक ETF में आप स्टॉक्स अलग से ट्रेड कर सकते हो। जब भी आपको सही लगे आप स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हो। हालांकि ध्यान रखने वाली बात है कि इसे हम ट्रेडिंग कहेंगे, ना कि इन्वेस्टिंग। जितनी बार आप स्टॉक लेते या बेचते हो आपको एक फीस देनी पड़ेगी। दूसरा है हाई यील्ड बॉन्ड्स, जिन्हें हम जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें सबसे कम सेफ्टी रेटिंग होती है। ये बॉन्ड्स हाई यील्ड यानी हाई प्रॉफिट देते हैं पर बहुत ही ज्यादा रिस्की भी है। आगे तीसरा आता है REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये वो कंपनीज होती है जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट की ओनर होती है। ये इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स के फंड शेयर बेचती है। REIT को आप स्टॉक्स की तरह बेच सकते हो, आप इसमें डिविडेंड्स भी कमा सकते हो और वो भी बिना खुद प्रॉपर्टीज मैनेज किए। चौथा है कमोडिटीज। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ऑयल आता है। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड होना अच्छा है क्योंकि आपको इन्फ्लेशन में प्रोटेक्ट करता है और ये आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा बैलेंस और डाइवर्स भी बनाता है। तो एसेट एलोकेशन को समझने के बाद अब बात करते हैं द ऑल सीजन्स स्ट्रेटेजी। आइए जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमें कैसे बनानी है, इस पर कैसे काम करना है। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने सीखा कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्स रखा जाए, यानी अपने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट ना करें। एक टाइप की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की है। अगर ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो माइंड बकेट की सिक्योरिटी यानी कि पीस ऑफ माइंड प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो रिस्क या ग्रोथ बकेट में इन्वेस्ट करो। इस चैप्टर में आप एक और अमेजिंग पोर्टफोलियो के बारे में सीखेंगे जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये अब तक मोस्ट ब्रिलियंट पोर्टफोलियो माना जा सकता है, जिसे हम ऑल सीजन्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रे डालियो ने इन्वेंट किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर है। 1971 यानी कि 1971 में रे का करियर शुरू हुआ जब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लर्क थे। उस टाइम अमेरिका की इकोनॉमी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। 1970 यानी कि 1970 में बेरोजगारी और महंगाई काफी ज्यादा थी। फिर 1973 यानी कि 1973 में एक ऑयल स्टॉक आया जिससे ऑयल का प्राइस $2.10 से बढ़कर $10.40 पर बैरल पहुंच गया था। इसके सोल्यूशन में गवर्नमेंट ने एक ऑड इवन स्कीम निकाली जिसमें लोग महीने के ऑड या इवन डेज में ही गैस खरीद सकते थे। हालत ये थी कि गैस खरीदने के लिए लोग गैस स्टेशन के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते थे। वियतनाम वॉर और वाटरगेट स्कैंडल के बाद अमेरिका में काफी पॉलिटिकल उथल पुथल हुई, जिसके चलते प्रेसिडेंट निक्सन को 1974 यानी कि 1974 में रिजाइन करना पड़ा। और इन सब चीजों का जबरदस्त असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा था। स्टॉक के रेट तेजी से अप डाउन होते रहते थे। डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में हाई इंस्टेबिलिटी और रैपिड चेंजेस आ रहे थे।
ऐसी सिचुएशन में रे डालियो के माइंड में बस एक ही बात आती थी कि आखिर स्टॉक मार्केट प्राइस और स्टेट इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशन है। उन्होंने इकोनॉमिक मशीन और इन्वेस्टर्स के मूड के बीच का लिंक पता करने के लिए काफी सारी स्टडीज करने के बाद ऑल सीजन स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला डेवलप किया। ये एसेट लोकेशन दोनों ही सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में इफेक्टिव है? तो 1974 से 2013 यानी कि 1974 से 2013 तक एक्सपर्ट्स इसे फॉलो करते आ रहे हैं, यानी पूरे 40 सालों से इसकी इफेक्टिवनेस काम कर रही है। तो अगर आपने 1974 से यानी कि 1974 से 2013 तक ऑल सीजन स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। पहली चीज ये कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलते हैं। आपका पैसा 1974 से 2013 तक 10% की एनुअल रेट से बढ़ा होगा। दूसरा है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ्टी भी है। इन 40 सालों में आपको शायद सिर्फ 4 बार लॉस हुआ होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 4 बार। इसमें एवरेज लॉस सिर्फ 1.74% है। इसका मतलब है कि 85% बार यानी कि 85% टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ है। तीसरा है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो इंस्टेबिलिटी भी है। ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 3.93% का लॉस हुआ है, और वो भी 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम, जब फाइनेंशियल वर्ल्ड एकदम डाउन चला गया था। उस टाइम आपने सिर्फ 3.93% का इन्वेस्टमेंट लॉस किया, और ये कितनी अमेजिंग बात है ना? तो ये ऑल सीजन स्ट्रेटेजी आखिर है क्या और इसे कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। आपने शायद लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 50% बॉन्ड्स में और 50% स्टॉक्स में लगाओ, इससे पैसे डूबने का रिस्क काफी कम रहता है। लेकिन क्या ये फुल प्रूफ प्लान है? रे डालियो ऐसा नहीं मानते। सच तो ये है कि स्टॉक्स बॉन्ड से 3 गुना ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप अपने पैसे को 50-50 डिवाइड करते हो तो स्टॉक्स का रिस्क बढ़ता ही जाएगा, और इसका इफेक्ट ऐसा ही होगा जैसे आपने स्टॉक्स में 95% इन्वेस्ट किया हो। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मिथ है, इसीलिए इसे अवॉइड कीजिए। यहाँ पर हम आपको ऑल सीजन स्ट्रेटेजी बताते हैं जो कि काफी सिंपल है, लेकिन पूरी तरह से टेस्टेड और साबित हो चुका है। सबसे पहले तो जितना पैसा आपके पास है उसका 30% किसी स्टॉक्स में लगा दीजिए, जैसे कि S&P इंडेक्स फंड। हालांकि इतना परसेंट कम है, पर याद रहे स्टॉक्स बॉन्ड से 3 गुना ज्यादा रिस्की है। दूसरी बात, 15% पैसा इंटरमीडिएट बॉन्ड्स में लगाइए और 40% यानी कि 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में। इंटरमीडिएट बॉन्ड 7 से 10 साल में मैच्योर हो जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 20 से 25 साल में होते हैं। अब आप पूछेंगे कि बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा क्यों लगाए? वो इसीलिए बॉन्ड्स स्टॉक्स के रिस्क को बैलेंस करते हैं। रे डालियो का मानना है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए गए 45% के रिटर्न्स चांसेस काफी हाई है। तीसरी बात यह है कि 7.5 गोल्ड में और बाकी के 7.5 कमोडिटीज में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड और बाकी कमोडिटीज के रेट रैपिड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ तेजी से बढ़ते हैं। बेशक तब बॉन्ड्स या स्टॉक्स के रेट डाउन भी हो जाए तो भी आप सेफ रहेंगे। रे डालियो के इस ऑल सीजन स्ट्रेटेजी का फाइनल रिमाइंडर है रीबैलेंस, यानी अगर एक टाइप की इन्वेस्टमेंट दूसरे से बेहतर प्रॉफिट देती है तो इसमें से थोड़ा सेल कर दो और फिर से ओरिजिनल एलोकेशन अचीव कर लो। कायदे की बात यह है कि हर साल आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इन सारी बातों को समझने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के बाद हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए क्या करेंगे? एक ऐसी लाइफ एंजॉय करने के लिए आप क्या करेंगे जहां कोई फाइनेंशियल टेंशन ना हो? इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे बैंक में सेव करते हो तो अब टाइम आ गया है उस पैसे को इन्वेस्ट करने का। इस समरी में आपने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है, तो अब जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो करो। आपको हर साल एक सर्टेन अमाउंट सेव करनी होगी जो आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। इस समरी से आपने सीखा कि फाइनेंशियल मिथ्स क्या होते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद सीखना है। जैसे कि एक इंडेक्स फंड एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। आपने ये भी सीखा कि एक बिलियनियर की तरह रहने के लिए एक बिलियनियर पैदा होने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप भी अपना चार्टर जेट या प्राइवेट आइलैंड ले सकते हैं। आपकी सपनों की दुनिया, आपकी ड्रीम लाइफ आपकी पहुंच के अंदर है। आपने समरी से एसेट एलोकेशन भी सीखा। एक कहावत है कि सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, और ये एकदम सही बात है।
इसीलिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, या तो स्लो लेकिन सिक्योर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो पीस ऑफ द माइंड दे, या फिर एडवेंचर और रिस्क से भरा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। इस समरी में आपने ऑल सीजन स्ट्रेटेजी के बारे में भी जाना। ये एक स्मार्ट पोर्टफोलियो है जो स्टॉक मार्केट के अप डाउन से आपके पैसे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। रिकैप के लिए इसमें 30% स्टॉक्स, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, 45% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज है। मगर इसे इफेक्टिव बनाए रखने के लिए हर साल इसे रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो क्या अब भी इन्वेस्टिंग रिस्की लगती है? शायद अब नहीं। ये समरी आपको इस गेम के बेसिक रूल्स सिखाती है और इससे आपने कुछ मास्टर टेक्निक्स भी सीख ली होगी। तो बेशक आप बिना डरे इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ये समरी फाइनेंशियल मैटर्स में आपके हर सवाल का जवाब है, इसीलिए कभी भी कोई डाउट लगे तो बेशक आप इस किताब को एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको कभी भी फेल नहीं करेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिंग की जर्नी अभी शुरू हुई है। और अगर ऑलरेडी आपकी चल रही है तो काफी कुछ अपडेट करने की भी उसमें जरूरत है। तो बस देर किस बात की, बिना डरे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ इस समरी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सा रूल आपको अच्छा लगा, क्या फॉलो करने वाले हैं, या आपने किसी को देखा है कि वाकई में ऐसा होता है, और नहीं भी देखा है तो आपके पास एग्जाम्पल भी है। इसलिए बिना डरे अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़े। वैसे आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ अपना ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह देते रहिए गूगल प्ले रिव्यूज में। आप हमें मेल भी कर सकते हैं greatideasgreatlife@gmail.com पर अपने आइडियाज, कोई बात कहना चाहते हैं, गीगल के लिए सजेशन है, सब कुछ आप हमें बता सकते हैं। तो बस आप यूं ही अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ये बहुत ही कमाल की समरीज जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा मदद करे। तो बस आप अपना प्यार यूं ही हम तक भेजते रहिए और हम आप तक भेजते रहेंगे सारी समरीज जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और आपको ये तो पता ही है कि ये जो किताबें होती है ना, ये हमारी दोस्त होती है, ना जज करती है, ना टोकती है, हमेशा कहती है एक बार और ट्राई करते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिंग के लिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट और मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली नई समरी में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।